हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में। और यहाँ हम आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर 5 जो कि बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी डोमेन्स के बारे में। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, आज इस लेक्चर के बाद आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि जो पृथ्वी है, अगर अपन पहली क्लास देखें तो उसमें हमने देखा था कि हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह यानी प्लैनेट्स थे। लेकिन उसमें से पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह था, पृथ्वी अकेला ऐसा प्लैनेट था जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी। और मैंने तब आपको बताया था कि वो गोल्डी लॉक जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पे ना तो बहुत ठंड है ना जहाँ पे बहुत गर्मी है, पानी लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अपन बोलते हैं कि पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के पास ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे अपने पास लैंड है यानी भूमि, अपने पास जल है यानी पानी, और अपने पास हवा है यानी एयर, जो इसको रहने लायक बनाते हैं। और यही तीन चीज़ों से जो अपने आगे अपन स्फेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, वो यही तीन चीज़ों से बनेंगे। जैसे एक होता है आपका लिथोस्फेयर जिसको अपन भूमंडल बोलते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर जिसको अपन वायुमंडल बोलते हैं, और एक होता है हाइड्रोस्फेयर जिसको हम जलमंडल बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका बायोस्फेयर जिसको हम जीवमंडल बोलते हैं। और यही चारों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो भूमंडल और लिथोस्फेयर, ये क्या है, नाम से समझ में आना चाहिए। हिंदी में तो समझ में आ ही रहा है, भूमंडल मतलब भूमि से रिलेटेड। और लिथोस्फेयर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे शब्द, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये बेसिकली ग्रीक भाषा में जो शब्द होते हैं वहां से लिए हैं। जैसे लिथोस्फेयर बनाए लिथोस शब्द से, जिसका मतलब होता है स्टोन, पत्थर। वैसे ही जो एटमॉस्फेयर है वो एटमोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वेपर यानी वाष्प। हाइड्रोस्फेयर का जो शब्द है वो ह्यूडोर से बना है, जिसका मतलब होता है पानी यानी जल। और बायोस्फेयर जो है वो बायोस से बना है, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। तो इसी के हिसाब से अब आप समझ सकते हो, लिथोस्फेयर का मतलब क्या था, पत्थर यानी जमीन, जमीन का वो सॉलिड पोर्शन जिसपे हम रहते हैं, उसी को तो भूमि कहते हैं। तो वो जहां पे भी होगा वो भूमंडल का पार्ट बन जाएगा। वायुमंडल क्या हो जाएगा, जो हवा आप लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैसेस आती है, वो सारी किसका हिस्सा बन जाती है, उस गैशियस लेयर का, ठीक है, उस गैस की परत का जो हमारे हमको ढक के होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। फिर आता है पानी। पानी चाहे कोई भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो जमा हुआ हो बर्फ के फॉर्म में, चाहे वो बहता हुआ हो, या फिर वो हवा में वेपर के फॉर्म में हो, ठीक है, वाष्प के फॉर्म में हो, पानी जिस भी फॉर्म में होगा वो किसका पार्ट बन जाएगा, हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल का, ठीक है। तो ये बायोस्फेयर क्या होगा, बेसिकली आप ये समझो, ये है पृथ्वी, ये हो गई भूमि जिस पे आप रहते हो, ठीक है, ये हो गई हवा जो आप मतलब डेली बेसिस पे ऑक्सीजन और CO2 का इनटेक आउटटेक करते हो, O2 ऑक्सीजन लेते हो और CO2 को बाहर छोड़ते हो। और ये हो गया सपोज करो पानी, समुद्र के फॉर्म में, यहाँ पे लेक, नदियां, रिवर्स, उसके फॉर्म में। तो एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे ये तीनों चीजें मिल रही हैं, जहाँ पे जमीन भी है, जहाँ पे हवा भी है और जहाँ पे पानी भी है, इस हिस्से को, ठीक है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल या फिर बायोस्फेयर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगी लिथोस्फेयर यानी भूमंडल, यहाँ लिखूंगी हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल, यहाँ लिखूंगी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और ये जो बीच का हिस्सा है त्रिकोण सा जो तीनों में आता है वो हो जाएगा मेरा बायोस्फेयर। ये वो हिस्सा है जहाँ पानी, भूमि, हवा तीनों चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आप तो बोलोगे मैम पूरी पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पूरी पृथ्वी पे जीवन है। बट मुझे बताओ, समुद्र की बहुत गहराइयों में जीवन है क्या, बहुत कम है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जीवन है क्या कोई, मतलब छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉबेबली रह सकते हैं, पर अभी तक तो कुछ मिले नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, या किसी ना किसी चीज की कमी है, या तो भूमि की कमी है, यहाँ भूमि तो कमी है नहीं ऊपर माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि भूमि तो है। पानी की कमी है, ग्लेशियर, आप बोलोगे नहीं मैम यहाँ पे तो ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो क्या कमी है, एटमॉस्फेयर की, हाँ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब भी ऐसा होगा कि आपका जीवन एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है या सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर भूमंडल के बारे में हमने देख ही लिया। सॉलिड पोर्शन, ये जो ठोस भाग होता है, ठीक है, जिस भूमि पे हम रहते हैं उसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं।
और ये बेसिकली जो भी अपने पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती है, मिट्टी होती है, ये उसी की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसी पे अपन खेती बाड़ी करते हैं। अगर जमीन नहीं होगी तो खेती बाड़ी किस पे करोगे। अब आपको ये पता है, अगर अपन वर्ल्ड मैप देखते हैं तो ये जो बड़े बड़े हिस्से दिख रहे हैं ना जमीन के, जैसे 1, ये पूरा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो ये 7 बड़े बड़े जो जमीन के हिस्से दिख रहे हैं, इनको हम लोग कॉन्टिनेंट्स या फिर महाद्वीप भी बोलते हैं। द्वीप क्या होता है? एक ऐसी जगह जो बेसिकली पानी से घिरी हुई हो। इनको महाद्वीप क्यों बोलेंगे? क्योंकि महा यानी महान, ये बहुत ही बड़े हैं और ये भी हर जगह से पानी से घिरे हैं। जैसे इसको देख लो, तो ये इस साइड पे आपका प्रशांत महासागर आता है, इस साइड पे आपका अटलांटिक महासागर और नीचे में दक्षिणी महासागर एंटार्क्टिक, ठीक है। फिर इसको देखो, नॉर्थ अमेरिका को, उत्तर अमेरिका को, इस साइड पे प्रशांत महासागर, इस साइड पे अटलांटिक महासागर और ऊपर की साइड में आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशन। इसको देखो अफ्रीका को, इस साइड पे अटलांटिक महासागर, इस साइड पे हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर और ऊपर मेडिटेरेनियन, ठीक है ना, भूमध्य सागर। फिर यूरोप को देखो, नीचे भूमध्य सागर, यहाँ पे अटलांटिक और ऊपर आर्कटिक, दिख रहा है आपको। तो हर जगह से कहीं ना कहीं ये पानी से घिरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो तो ये तो पूरा ही पानी के बीचों बीच में एकदम ऐसे बैठा हुआ है, द्वीप बन के, है ना। हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स क्या हो जाएंगे? लार्ज लैंड मासेस, बहुत ही बड़े स्थलीय भूभाग, ठीक है, जो ज्यादातर पानी से घिरे हुए होते हैं। और पानी भी कैसा है इनके आगे? ह्यूज वाटर बॉडीज है, मतलब बहुत बड़े बड़े जलाशय हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? महासागर, ठीक है। अब ये देखो, अपने को ये पता है कि ये सपोज आपकी भूपट्टी है, यहाँ से आपका लैंड जा रहा है और यहाँ पे ये नीचे चला गया और इस पे ये ओशन है, महासागर है। तो ये महासागर के नीचे भी तो कोई लैंड की पट्टी होती है ना, कोई भूपट्टी तो होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओशन बेसिन, महासागरीय बेसिन, ठीक है। फिर ये जितने भी विश्व के ओशंस हैं, इसमें से देखो, ये देखो, पैसिफिक, साउथ ओशन, अटलांटिक, ये इंडियन, आर्कटिक, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं बाउंड्री बनी है क्या? नहीं। महाद्वीपों की बनी है, पर क्या महासागर की कोई बाउंड्री है? नहीं। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो लेवल ऑफ सी वाटर रहता है, जो समुद्री जल का तल है, वो सभी जगह समान होता है। और अपन किसी चीज की जब हाइट नापते हैं, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति की हाइट नापती हूँ तो नीचे जमीन से तो देखती हूँ कि वो ऊपर कितना ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं किसी माउंटेन की हाइट नापूंगी, वो भी मैं जमीन से ही देखती हूँ, करेक्ट है। तो अपन जो जमीन का हिस्सा लेते हैं रेफरेंस के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? सी लेवल, ठीक है, जहां से अपन हाइट नापते हैं, इसका जो एलिवेशन होता है वो नापते हैं। और उसी चीज को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? समुद्री तल। और इस समुद्री तल पे अपन मानते हैं हाइट 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे ऊंची हाइट कौन सी माउंटेन्स की, पर्वत की है? सबको पता है, माउंट एवरेस्ट है। लगभग उसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स में, लेकिन ये हाइट बढ़ती रहती है, क्योंकि आगे अपन समझेंगे जब अपन आगे कक्षाओं में जाएंगे कि क्यों इसकी हाइट बढ़ती रहती है। पर माउंट एवरेस्ट आपको पता है सबसे ऊंचा शिखर है पूरे वर्ल्ड में। फिर अगर अपन देखें सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, वो कौन सा है? सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में एक मरियाना ट्रेंच नाम का, मरियाना गर्त नाम का एक गड्ढा सा पड़ता है, वो 11,000 मीटर नीचे है। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा गड्ढा आपके प्रशांत महासागर में एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि अपन माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये अपन बचपन में भी पहले पढ़ते थे कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जिसपे चढ़ाई करी थी सक्सेसफुली, वो थे एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और टेंजिंग नॉर्वे थे इंडिया के। फिर पहली महिला जो इंडिया की तरफ से थी जिन्होंने ऊपर चढ़ाई करी थी, वो थी बचेंद्री पाल। लेकिन जो हम नहीं पढ़ते वो जनरली ये है, पहली महिला जिसने एक्चुअली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी वो थी जापान की जुंको ताबेई, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बाकी 3 तो हो सकता है आपने इधर उधर भी पढ़े हों। अब अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, महाद्वीपों की बात करें, तो हमने यहाँ पे देखा ही था कि कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। नाम बताओ उनके? नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। अब अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एशिया की। क्यों? इसमें देखते जाओ, कोई भी चीज रटनी नहीं है। इन सब में से देख के मुझे बताओ कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है? एशिया। एशिया लगभग पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा लेके चलता है और इसलिए सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। अब अगर आप इस एशिया को देखो तो यहाँ पे आपने जो अपन ने पुरानी कर्क रेखा, मकर रेखा,
है ना, विषुवत यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ये सब पढ़ा था ना, ये यहाँ पे काम आएगा। ये देखो, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन, जिसको अपन कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये है आपकी ये वाली लाइन, ये तो इक्वेटर हो गया, विषुवत व्रत। और ये वाला जो है ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये देखो एशिया में से कौन सा होके गुजर रहा है, इक्वेटर नहीं गुजरता, ये नहीं गुजरता, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एशिया में से होके गुजरती है। अगर मैं एशिया देखूं कौन से गोलार्ध में आएगा, तो देखो इक्वेटर के ऊपर है एशिया, कुछ हिस्सा इक्वेटर के नीचे भी है, बट जनरली अपन ये बोलते हैं कि 97% से ज्यादा एशिया का जो हिस्सा है वो कौन से उसमें आ रहा है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और वैसे अगर अपन लंदन देखें तो वो कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ से लाइन खींचो प्राइम मेरिडियन वाली। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एशिया किस तरफ आ रहा है, इस प्राइम मेरिडियन के पूर्व में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है कि एशिया जो है, एक मिनट, हाँ, जो एशिया है वो यूरोप से, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसको हम यूराल माउंटेन्स बोलते हैं, तो यूरोप एशिया से इस यूराल माउंटेन से सेपरेटेड है। ठीक है, तो एशिया के पश्चिम की तरफ और यूरोप के पूर्व की तरफ क्या पड़ती है, यूरल माउंटेन्स। ठीक है, और यूरोप और एशिया को साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, फिर आ जाओ यूरोप पे। यूरोप बेसिकली याद रखना काफी छोटा है एशिया के मुकाबले में, तो आपने देखा ही है, ये देखो कितना छोटा सा है एशिया के मुकाबले में। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरोप के ऊपर एंटार्क्टिक, ये आर्कटिक सागर आ जाएगा, महासागर, नीचे की तरफ भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है, और पश्चिम की तरफ अगर आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन है, और एशिया से ही यूरल माउंटेन से अलग हुआ है। अब इसमें से कौन सी अपनी रेखा निकलेगी, अगर अपन अक्षांश की बात करें तो यहाँ देखो अपन ने कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, एक 66.5 डिग्री वाली, तो एक मिनट इसको मैं यहां से दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो एक बार अपन इसको बना के देखेंगे तो ये चैप्टर आगे तक के लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें यहां से बनाओ 66.5 डिग्री, तो ये लगभग ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि यूरोप में से भी 66.5 डिग्री वाली लाइन पास होती है, जो अक्षांश रेखा थी वो पास होती है, लेकिन कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों भी यहां से नहीं निकलते हैं। ठीक है, फिर आता है अफ्रीका। एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यानी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अब अफ्रीका की खास बात क्या है, ये देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री, मतलब कर्क रेखा, इक्वेटर और आपकी मकर रेखा तीनों इससे होके गुजरती है। और ये जो इक्वेटर है लगभग अफ्रीका के बीच में से निकल रहा है। ठीक है, अफ्रीका के आजू बाजू भी आपको बहुत सारे महासागर दिख रहे हैं, लेकिन ये दो फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा अगर अपन रेगिस्तान की बात करें तो वो कौन सा है, सहारा, और वो किधर आता है, अफ्रीका में। वैसे ही अगर आप बात करोगे सबसे बड़ी नदी की, देखो एक होती है सबसे बड़ी नदी और एक होती है सबसे लंबी। दोबारा सुन लो, एक होती है सबसे बड़ी नदी और एक होती है सबसे लंबी। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, नाइल, वो कहाँ पे आती है, अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन, वो किधर आती है, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये अपने को भूलना नहीं है। फिर अपन चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो एशिया सबसे बड़ा हो गया, एशिया के बाद अफ्रीका हो गया, और अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। तो तीसरा बड़ा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है, फिर ये छोटी सी एक भूपट्टी है जिससे ये इससे कनेक्टेड है दक्षिण अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका से। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। इसी को क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा, जिससे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, मतलब उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कनेक्टेड है। एक बहुत छोटी सी पट्टी देखोगे आप जिससे ये कनेक्टेड है, उसको पनामा स्थल संधि भी कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ दक्षिण अमेरिका पे। तो ये जो साउथ अमेरिका है, ये इसकी खास बात क्या है, देखो ये रहा, ये एक तो पहली बात अपनी जो पनामा स्थल संधि है उससे यानी इस्थिमस ऑफ पनामा से उत्तर अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है। दूसरी बात, सबसे लंबी अगर अपन माउंटेन रेंज बोले, बड़े पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट था, वो किसका हिस्सा है, वो तो आपको पता है नेपाल में हिमालयस का हिस्सा है। ठीक है,
लेकिन सबसे लंबी अगर अपन देखेंगे ना माउंटेन रेंज, यहाँ से माउंटेन शुरू हुई और ऊपर तक जा रही है, ऊपर नॉर्थ से साउथ, उत्तर से पूरे दक्षिण की तरफ जा रही है, पूरे दक्षिण अमेरिका को कवर करती है, वो है आपकी एंडीज। ठीक है, जो कहाँ पे आती है, साउथ अमेरिका में। फिर आ जाओ नीचे, एक और अपना कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये पूरा अगर आप देखोगे इस मैप में, ये देखो इक्वेटर के नीचे है, मतलब ये सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिण गोलार्ध में है। और मैंने बोला था कि सीजन्स अगर याद रखने हो तो ऊपर इंडिया याद रख लेना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और नीचे ऑस्ट्रेलिया में सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसे ही याद रहेगा। तो अगर इंडिया में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी। ठीक है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखो मैंने बताया था ना, ये बिल्कुल यूनिक है, ये सब जगह पूरा ऐसा लग रहा है कि पानी के बीचों बीच एक द्वीप सही है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। और फिर आता है अपना लास्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये बेसिकली अकेला महाद्वीप है जो जिसके सेंटर पे क्या आता है, आपका साउथ पोल या फिर दक्षिण ध्रुव। ठीक है, उसके आसपास पूरी बर्फ जमी हुई है, ये हमेशा ठंड में रहता है, व्हाइट कलर की स्नो है, यहाँ पे कोई भी प्राणी नहीं रहता है, कोई भी ऐसे देश बसा हुआ नहीं है। देशों के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे जाके वो रिसर्च कर सकते हैं। इंडिया के भी यहाँ पे आप देखोगे कुछ शोध केंद्र बना रखे हैं, रिसर्च स्टेशन है, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अब दक्षिण गंगोत्री तो खत्म हो गया है, अब क्या आ गया है, भारती। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि इंडिया के कौन से शोध केंद्र हैं, तो मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये याद कर लो 3 नाम। ठीक है, फिर जैसे अपन ने लिथोस्फेयर पढ़ा, भूमंडल पढ़ा, वैसे अब अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। देखो जलमंडल में आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें पता है कि पृथ्वी को अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो वो ब्लू कलर की, नीले कलर की नजर आती है, और इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। फिर पृथ्वी का कितना % हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो पृथ्वी में सिर्फ 30% ही हिस्सा होगा जिसपे भूपट्टी या फिर लैंड है, बाकी सब में क्या है, पानी है, यानी 70% इसमें पानी है। ये देखो यहाँ पे देखो मैप पे, देखो कितनी छोटी छोटी जगह पे आपका लैंड या कॉन्टिनेंट्स है, बाकी सब जगह क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज जो हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि अपना जो पानी है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, यानी हिमनद के फॉर्म में, आपका अंडरग्राउंड पानी जो आपके इसके अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, या फिर वाष्प वाटर वेपर के फॉर्म में, कैसे भी हो सकता है। अब जो ये आपको पानी मिला है ना, देखो फिर आप बोलोगे कि पानी की इतनी किल्लत क्यों है, जब पृथ्वी 70% पानी से घिरी है तो पानी की किल्लत क्यों है, क्योंकि 70% में से 97% जो पानी है वो तो अपने महासागर ओशंस में है। तो आप बोलोगे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ओशंस का पानी आप पी नहीं सकते, फिर तो क्या ही टेंशन थी, शिप्स में क्यों पानी की बोतल ले जाते हैं, ओशन से निकालते पानी पीते और चलते जाते। नहीं, ओशंस का पानी खारा पानी होता है, सलाइन वाटर होता है, उसमें जो सैलिनिटी का कंटेंट होता है, जो खारापन होता है, वो 35 ppm से ज्यादा होता है ना, तो इसको अपन यूज नहीं कर सकते, ये मत याद रखना। बट इतना याद रखो कि खारा पानी होता है जिसको आप डायरेक्टली नहीं पी सकते, इसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे डीसैलिनेशन, उसके बाद ही इसको पिया जा सकता है। ठीक है, पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो क्योंकि 70% का 97%, मतलब जितना अगर आपके पास सपोज करो 100 लीटर पानी है पृथ्वी पे, तो उसमें से 97 लीटर पानी जो है ना वो पूरा का पूरा खारा है, तो उससे बचा है आपका 3 लीटर, वही पीने योग्य है। अब इस 3 लीटर में से भी लगभग 2.9 लीटर, ठीक है, वो बेसिकली आपका ग्लेशियर्स, हिमनद, इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, और बचा हुआ सिर्फ ये 0.1 लीटर से ही पूरा संसार चल रहा है, इसी से आप खेती बाड़ी कर रहे हो, इसी से आप पी रहे हो, इसी से आप बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हो, तो सारी चीजें आप इसी से कर रहे हो। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम नीला प्लैनेट हैं, हम ब्लू प्लैनेट हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है, पानी की कमी रहती है। अब चूंकि हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करी, महाद्वीपों के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे ओशंस यानी महासागर के बारे में। देखो ओशंस किसका हिस्सा हो जाएंगे, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल का। ठीक है, और अपन ये देख ही लिया कि जल का जो स्तर होता है वो तो सेम रहता है, जितने भी महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब महासागर में कभी भी आप समुद्र के किनारे बैठोगे तो आपको 3 तरीके से समुद्र का पानी हिलते हुए नजर आएगा। एक तो होता है बार बार जो वो वेव्स आती हैं, तरंगे आती हैं, एक होता है जो सुबह और शाम पे टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, और एक होता है जो ओशन के करंट्स आते हैं। ठीक है, गर्म ठंडे कैसे भी, तो उनको अपन लोग बेसिकली महासागरीय धाराएं बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको 5 ओशंस, मतलब अपन अगर यहाँ पे देखें वर्ल्ड मैप तो अपने को नजर आएगा कितने महासागर हैं, एक तो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक है, एक आपका दक्षिणी महासागर है, एक आपका इंडियन ओशन है, और एक आपका आर्कटिक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो अपने पास 5 महासागर हैं। ठीक है,
समझ में आया? और अपन ने देख ही लिया था मरियाना ट्रेंच अपने प्रशांत महासागर में है। अब अगर अपन प्रशांत सागर की कुछ विशेषताओं की बात करें तो देखो, प्रशांत सागर आपको यहाँ से दिख रहा है आधा, ये वाला हिस्सा, और फिर एक इधर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये आपको चपटा करके दिखा रहे हैं, पर एक्चुअली ये हिस्सा इससे जाके जुड़ेगा पीछे की तरफ, तो इसलिए प्रशांत महासागर लगभग गोल आकार का ही है, ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर भी है। फिर अगर आप अटलांटिक महासागर की बात करोगे, इधर देखो अटलांटिक महासागर, एक बार इसको रब करते हैं फिर इसको देखते हैं। देखो, अगर अपन अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो ये देखो लगभग कैसी शेप बना रहा है, एस शेप बना रहा है, करेक्ट है ना? तो ये कैसी शेप बना रहा है? आपकी एस एक आकार या फिर शेप बनाता है। और अगर आप ये अटलांटिक महासागर की बात करोगे तो ये जो कोस्ट होता है, उसका तट होता है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ सा है, ठीक है, इंडेंडेड है, ये बहुत ही ज्यादा दंतुरित है। और इसमें क्या होता है, फिर यहाँ 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 कहीं भी आप क्या बना सकते हो, नेचुरल हार्बर्स, ठीक है। ये मतलब प्राकृतिक जो पोताश्रय होते हैं ना, उसके लिए एक बहुत ही सही जगह है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंडेड या ऊपर खाबड़ इसकी कोस्ट लाइन या तटीय है। और दूसरी चीज क्या है कि सबसे बिजी ओशन भी यही है। क्यों? क्योंकि यूरोप और अमेरिका इसके ऑपोजिट है और ट्रेड बहुत ज्यादा होता है यहाँ से, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आगे तो उसमें भी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्लेव ट्रेड, टी ट्रेड, बहुत सारे तरीके की ट्रेड होती थी। कॉमर्स, व्यापार के मामले में आप देखोगे सबसे व्यस्त अगर कोई महासागर है तो वो है अटलांटिक महासागर। फिर आ जाओ इंडियन ओशन पे यानी हिंद महासागर पे। ये एक अकेला महासागर है जो किसी कंट्री के नाम पे है, ऑब्वियसली इंडिया हमारी कंट्री, हमारे देश के नाम पे है। इसकी अगर आप ये देखोगे ना शेप, तो यहीं से देखो, देखो कैसी दिख रही है आपको, ये लगभग ऐसी सी दिख रही है ना? तो इसको ट्रेपेजॉइड या फिर ट्राइंगल शेप बोल सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज आकार की है ये, ओके। फिर आ जाओ आप दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशन, तो वो अपन ने कहाँ देखा था? बिल्कुल अंटार्कटिका के ऊपर, ये रहा। तो जो अंटार्कटिका के ऊपर ये वाला पानी है उसी को, मतलब बेसिकली आपको ये दिख नहीं रहा है, ये पृथ्वी कैसी होती है, ऐसी, यहाँ पे आपका साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव, तो इसके आसपास का ये जो गोल आकार का है ये तो हो गया अंटार्कटिका, और उसके आसपास जो पानी है वो हो जाएगा आपका सदर्न ओशन यानी दक्षिण महासागर, ठीक है। तो 60 डिग्री के नीचे जो भी आपका पानी है उसको हम लोग 60 डिग्री साउथ के नीचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर, ठीक है। फिर एक लास्ट बचता है वो आपका आर्कटिक महासागर या फिर आर्कटिक ओशन। ये बेसिकली वही है कि आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। यहाँ पे देखो ये रहा, ये बेसिकली ये रहा 66.5 डिग्री की ये लाइन रही, और इसके ऊपर ये जो महासागर आ रहा है जहां जहां पे भी पानी है वो आर्कटिक का महासागर यानी आर्कटिक ओशन कहलाता है। पर इसकी खास बात क्या है कि ये पैसिफिक ओशन से, यहाँ पे देखो ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, इधर देखो, और इसी का नाम क्या होता है? बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट की मदद से आर्कटिक महासागर आपके प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी पानी की आप बोल सकते हो एक लेयर है, एक छोटी सी पानी की पट्टी है जो आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हमने भूमंडल पढ़ लिया, हमने जल मंडल पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल। तो जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसके बिना तो हम सांस ले भी नहीं सकते। वायुमंडल कितना बड़ा है? तो हमारे ऊपर हवा ही हवा है, और वो कहाँ तक जाती है? 1600 किलोमीटर तक, ठीक है। मतलब आप बेसिकली यूनिवर्स में, ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, वहां तक आपका वायुमंडल फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम वायुमंडल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये बचपन से अपन सब पढ़ते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कुछ है तो वो है 78% नाइट्रोजन, फिर 21% ऑक्सीजन, ठीक है, और 1% बाकी गैसेस, जिसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी होती है? एक आर्गन नाम की गैस होती है, फिर CO2 भी होता है, उसमें नियॉन भी होता है, क्रिप्टॉन भी होता है। ये आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा है, लेकिन अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है 21%। CO2 तो बहुत ही कम है, लेकिन ये बहुत कम होते हुए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से तो हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं। CO2 आप देखोगे पौधों को उगने के लिए चाहिए, करेक्ट है। CO2 के अगर CO2 नहीं होता तो क्या होता? ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, गर्म नहीं होता हमारा पृथ्वी, और गर्म नहीं होता तो हम लोग रह भी नहीं पाते। अब वो ज्यादा रिलीज कर रहे हैं इसलिए ज्यादा गर्म हो रहा है और ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। अब जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व, प्रेशर यानी आप देखोगे उस पर दाब कितना पड़ रहा है, और टेम्परेचर यानी उसका तापमान, तीनों भी चीजें कम होती हैं।
जब आप ऊपर जाते हो तो आपको हिल स्टेशन आते हैं, तो ऊपर आपको पता है टेम्परेचर कम रहता है, ठंड रहती है। क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो तो हवा का दाव भी आप पे कम होता जाता है, प्रेशर आपको कम लगता है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। तो ये आप देखोगे ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको डेंसिटी भी कम हो रही है, घनत्व भी कम हो रहा है, और आपका दाब यानी प्रेशर भी कम होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा जो एक मंडल बचा है वो है बायोस्फीयर, जिसको हम लोग जीव मंडल भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस जीव मंडल की खास बात क्या है, मैंने बताया तीनों का वो हिस्सा जहाँ पे इसमें तीनों चीजें मिलेंगी। आपको वायुमंडल भी मिलेगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल तीनों मिलेंगे। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, और ये बेसिकली हमारे पृथ्वी का सबसे यूनिक हिस्सा है, सबसे कुछ मुख्य बात है। ठीक है। अब जीव मंडल में आपको दो तरीके के मुख्यतः प्राणी मिलते हैं। ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, एक है आपका प्लांट किंगडम और एक है आपका एनिमल किंगडम। एक तो आपको भाई पेड़ पौधे वनस्पति ये सब मिलेंगे, और एक आपको वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है। फिर एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि हम पृथ्वी पे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारा एमिशन करते हैं, कचरा फेंकते हैं, जंगल वगैरह काट देते हैं। ठीक है। हम लोग सॉइल पे से घास वास हटा देते हैं, जिस वजह से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। आपको पता है कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ हमारे द्वारा बनाई गई होती हैं। जैसे 2004 में एक सुनामी आई थी, उसने अंडमान एंड निकोबार को बहुत पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। ठीक है। वहीं आप देखोगे क्योंकि हम इतना ज्यादा वायुमंडल में CO2 छोड़ रहे हैं, उसको प्रदूषण कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, और एक चीज जो हमारी रह गई है वो ये है, इसको बस नाम सुन लो क्योंकि ये आगे कक्षाओं में एक्सप्लेन करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें 5 परतें होती हैं। ठीक है। सबसे नीची परत जिस जैसे ये आप हो, सबसे ऊपर आपके कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर या फिर शोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल। फिर होता है मीजोस्फेयर या फिर मध्य मंडल। फिर होता है थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल, और लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। तो ये ऐसे ही जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब ये वो मंडल है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, जो आपके ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से फिर मिल जाता है। ठीक है। और सबसे नीचे वाला वो है जो आप महसूस करते हो। तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, तो डोंट वरी, आई थिंक इस लेक्चर से आपका पूरा काम हो जाएगा। हमने हाईलाइट करके डाल दिया है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आपको माइंड मैप्स और बाकी कंटेंट मिल पाए। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।